हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एल आर सोलंकी। एक बार फिर से मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज टेस्ट कर चुके हैं। जिन लोगों ने आगे के वीडियो नहीं देखे वो जरूर देखें। साथ ही वही क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन एक नया मीनिंग लाता है, हर एक नया क्वेश्चन एक नया लॉजिक लाता है। तो आपको वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। इसके अलावा मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज का स्टडी मटेरियल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी है, तो उसको आप मंगवा सकते हो। तो दोस्तों अभी अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपसे लास्ट टेस्ट सीरीज 5 में आपसे एक क्वेश्चन किया गया था। इनोग्रेशन ऑफ द एम्स बिलासपुर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश वाला बिलासपुर है। तो कब हुआ था हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल का इनोग्रेशन? तो ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2017, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर 2017, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर 2017 और ऑप्शन डी 9 अक्टूबर 2017। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर भी दिया था, किसी ने रॉन्ग भी दिया। जिन लोगों ने रॉन्ग दिया है वो यहाँ पे क्लेरिफाई करके अपना आंसर करेक्ट कर दीजिए। देखो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? 3 अक्टूबर 2017। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था एम्स हॉस्पिटल का इन बिलासपुर में। बिलासपुर कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा ये कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2017 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये 50 ओवर मैच है, 50 ओवर का मैच है। द चेंजिंग टीम स्कोर 5 रन पर ओवर इन द लास्ट 30 ओवर्स, रिक्वायर रन एट 10 रन पर ओवर। व्हाट इज स्कोर ऑफ फर्स्ट टीम? देखो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट ने पर्सनली इंसिस्ट किया, सर इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके बताइए सर, बहुत हमको हार्ड लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ईजी वे में समझाऊंगा ताकि आपको आने वाले एग्जाम में दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में आया हो भी, तो फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 50 ओवर का मैच है। चेंजिंग टीम मतलब जो टीम बाद में खेल रही है वो किसको 5 रन के हिसाब से 30 ओवर में रन बनाती है। तो 30 × 5 बराबर कितना हो गया? ये इनका 150 रन हो गया। रिक्वायर रन रेट 10 रन पर ओवर में टोटली 30 ओवर में 50 ओवर में से 30 ओवर के पीछे कितने बचे? 20 ओवर। कितना इनको रिक्वायरमेंट है? 10 रन। तो 10 मतलब कितना हो गया? 200। 200 और 250, 150 कितना हो जाएगा? 350। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 350। यहीं पर आपका आंसर ख़त्म नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पे दिक्कत है। अब देखो व्हाट इज स्कोर ऑफ फर्स्ट टीम? हमेशा अगर सेकंड टीम को विन होना तो फर्स्ट टीम से हमेशा क्या 1 रन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो अगर ये सेकंड टीम का ये स्कोर है तो ये विन हो रही है, तो फर्स्ट टीम का स्कोर कितना होगा? तो 350 माइनस 1 माइनस निकल जाएगा और कितना हो जाएगा? 349। एक बार आप रेशनल देख लीजिए और तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट 30 ओवर में 5 रन के हिसाब से कितने? 150 रन। लास्ट 20 ओवर्स में टोटल 50 ओवर का मैच है, तो 30 ओवर्स में 5 रन के अकॉर्डिंग और लास्ट 20 ओवर्स में 10 रन के अकॉर्डिंग जो रन रेट है तो उसके अकॉर्डिंग 200 हो गए। फिर टोटल स्कोर कितना होगा? 350। अब अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा जो चेंजिंग टीम है वो उसका स्कोर कितना है, आपका आंसर 350 होगा। फर्स्ट टीम का स्कोर पूछे 349 का होगा, सेकेंड टीम का स्कोर पूछे तो 350 होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो फटाफट आपको आंसर देना है। पोस्टपार्टम वुमेन हैविंग ब्लीडिंग फ्रॉम फर्स्ट डे आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। कि जो पोस्टपार्टम जो वुमेन है, ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद वाले पीरियड में उसके फर्स्ट डे ब्लीडिंग हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट थिंग तो सबसे पहले तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पीपीएस। अब पीपीएस में भी 2 टाइप्स हो गए, एक प्राइमरी पीपीएस, एक सेकेंडरी पीपीएस। तो 2 ऑप्शन तो आपके निकल गए। अभी 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहेगा। जो फर्स्ट 24 आवर तक जो रहेगा पीपीएस उसको अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी पीपीएस। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। इसके बाद में आप रेशनल की तरफ मूव करोगे तो रेशनल अल्टीमेट रेशनल आपको मिलेगा कि जो सबसे पहले तो आपको बताया है कि पीपीएस किसको बोलते हैं? जो ब्लड लॉस मोर देन 500 ml है, ठीक है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ कॉल्ड पीपीएस, पोस्टपार्टम हेमरेज। इसके अलावा अपन प्राइमरी पीपीएस की तरफ डिस्कस करते हैं तो प्राइमरी पीपीएस को अर्ली पीपीएस भी बोला जाता है। मींस ब्लड लॉस फर्स्ट 24 आवर में होता है, डिलीवरी के बाद में उसको अपन क्या बोला जाता है? प्राइमरी पीपीएस। इसके बाद में अपन जो डिस्कस करते हैं सेकेंडरी पीपीएस, उससे पहले मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि जो प्राइमरी पीपीएस है उसका मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है? एटोनिक यूट्रस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो प्राइमरी पीपीएस है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस का मतलब यूट्रस की अपने टोन गायब कर लेता है, मतलब लॉस ऑफ द यूट्रस टोन।
ठीक है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, ओवर डिस्टेंशन हो जाता है, ओवर डिस्टेंशन होगा तो ब्लीडिंग होगी। तो सबसे मेजर कोज क्या है, एटोनिक यूट्रस। सेकेंड थिंग्स अपन डिस्कस करते हैं सेकेंडरी पीपीएस। सेकेंडरी पीपीएस को अपन लेट पीपीएस भी बोला जाता है, ये आफ्टर 24 आवर के बाद में होता है, ठीक है, और इस प्यूपेरिन पीरियड के टाइम में। सेकेंडरी पीपीएस का जो मोस्ट कॉमन कोज है रिटेन प्लेसेंटल, ठीक है, रिटेन प्लेसेंटल के कुछ अगर पोर्शन या फ्रेगमेंट रहता है उसकी वजह से सेकेंडरी पीपीएस होता है। तो अभी अपन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी भवन, ऑप्शन बी अटल बिहारी भवन, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज भवन, ऑप्शन डी मनोहर पर्रिकर भवन। देखो दोस्तों, प्रवासी का मतलब होता है विदेश, ठीक है, विदेश वाला बाहर वाले लोग, ठीक है, जो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो बाहर रहते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रवासी जो अलग है। अब आप अगर इस क्वेश्चन में आप अगर थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो ऐसा कौन पर्सन जो विदेश से रिलेट रखता था, वो रखता थे सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज अपने टाइम में विदेश मंत्री थी, इसलिए उसका नाम पे ये रखा गया। तो राइट आंसर क्या है, सी। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया, सुषमा स्वराज भवन कर दिया। इसके अतिरिक्त राजनयिकों को ट्रेनिंग देने वाले विदेश सेवा संस्थान का नाम भी बदलकर सुषमा स्वराज विदेश संस्थान रखा है। तो ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु एज ए पॉजिटिव क्वाड्रपल स्क्रीन फॉर डाउन सिंड्रोम एट 16 वीक्स, विच डायग्नोसिस टेस्ट कैन बी यूज टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। देखो दोस्तों, आपको सिर्फ इतना लॉजिक लगाना कि डाउन सिंड्रोम के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। ऑप्शन ए सीवीएस क्रोनिक विलेंस सैम्पलिंग, ऑप्शन बी इम्यूनोसेंटेसिस, ऑप्शन सी लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन डी न्यूगल ट्रांसलुसेंसी टेस्टिंग। देखो, इसमें मैं आपको दो लॉजिक बताता हूँ कि ऑप्शन को एलिमेंट कैसे करें। फर्स्ट थिंग तो आपको 16 वीक्स आपको याद रखना है, सेकंड थिंग्स आपको याद रखना है डाउन सिंड्रोम। तो 16 वीक पे कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीवीएस है ये भी 16 वीक से पहले मीन्स एटलीस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर देते हैं। इसके बाद न्यूगल जो ट्रांसलुसेंसी है, इस टेस्टिंग है, इसको भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर लेते हैं। तो दो ऑप्शन निकल गए। इसके बाद बात करते हैं लेवल 2 अल्ट्रासाउंड मीन्स यूएजी को आप 16 वीक में कर सकते हैं, लेकिन यूएजी डायग्नोसिस टेस्ट नहीं है, ठीक है, वो मतलब इसको कंफर्मेटिव नहीं कर सकता है। तो इसको भी निकाल दो। राइट आंसर क्या होगा, एमिनोसेंटोसिस। क्या हो जाएगा, बी। तो आप थोड़ा रेशनल की तरफ देखिए तो और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। The amniocentesis is the only diagnosis test that can be performed at a time during the pregnancy to confirm diagnosis to Down syndrome. Amniocentesis Down syndrome को confirmatory test होता है। CVS and Nugent translucency testing are both during the first trimester and cannot be performed at a 16 weeks. Ultrasound can be performed after 16 weeks, but it is not a diagnostic test. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए। विच ग्लैंड इलिस्ट्रेट शुड ए नर्स पल्पेट इफ ग्रेव डिजीज इज सस्पेक्टेड। ठीक है, अगर ग्रेव डिजीज सस्पेक्टेड है तो कहाँ पे पल्पेट करेगा नर्सिंग ऑफिसर। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, ग्रेव डिजीज का लास्ट क्लास में अपने डिस्कस भी किया था। ग्रेव डिजीज किसकी वजह से होती है, कौन से ग्लैंड से रिलेटेड है, तो आप सबसे पहले तो एंडोक्राइन की ग्लैंड से रिलेटेड है। उस एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम है थायराइड ग्लैंड्स, और थायराइड ग्लैंड्स कहाँ होती है, यहाँ पर ट्रेकिया के आसपास रहती हैं, आपको पता होगा। और थायराइड ग्लैंड्स है जो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। द थायराइड ग्लैंड्स इज ए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, माइंड में रखना। तो ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लैंड्स ए। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो नर्स शुड पल्पेट द थायराइड ग्लैंड्स और द ओनली अदर ग्लैंड्स इन द एंडोक्राइन सिस्टम दैट कैन बी पल्पेट आर द ओवरी एंड टेस्टिस, नेदर एनीथिंग टू। तो देखो आपको मेन इसी की तरफ डिस्कस करना है, बाकी यहाँ पे ओवेरी और इनकी तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ग्रेव डिजीज जिसके रिलेटेड है उसी डिजीज की तरफ आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ए तथा बी क्रम से बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ESEC में क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है। इसके अलावा एम्स में, मतलब इतना सदाबहार क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है सभी का। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल आपको इजी वे में समझाऊंगा, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। ए तथा बी क्रमशः 7 ओवर काम करते हैं, ठीक है।
किसी काम को 6 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। ए 7 ओवर करेगा तो 6 दिन में, बी 7 ओवर करेगा तो 8 दिन में। यदि दोनों मिलकर साथ में काम करो, बताओ कुल कितने दिन में कार्य पूरा होगा यदि प्रत्येक दिन 8 ओवर काम करें। तो इसका देखो अपन रेस्ट की तरह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ओवर निकालने हैं। ए एक दिन का काम कितना करता है 7 ओवर, बी कितना करता है 7 ओवर। इसके बाद में कितने दिन तक काम करता है 6 दिन तक। ये कितने दिन तक काम करता है 8 दिन तक। फिर ये 7 × 6 42, 7 × 8 कितना हो जाएगा 56। इसके बाद में भी आपको क्या करना है, इसके बाद में इनका लेना है एलसीएम, जैसे लास्ट क्लास में लिया था। ये आपका हो गया 42 और 56। इसके बाद दोनों का लिया एलसीएम। जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क होता है। इसके बाद में इस एलसीएम के अंदर इनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 168 में 42 से अगर अपन डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4, और 56 से करोगे तो 3। अब दोनों एक दिन में कितना ओवर काम करते हैं 7 ओवर, ठीक है। दोनों 4 × 4 + 3 में 7 यूनिट बोल सकते हैं। अब देखो टोटल वर्क कितना है 168, एक दिन में कितना हो रहा है 7 ओवर, तो टोटल कितना ओवर हो जाएगा 24 ओवर में काम होगा। कितने ओवर में होगा 24 ओवर में। अब वापस क्वेश्चन की तरफ देखिए कि 24 ओवर में टोटल काम हो रहा है, तो ये 24 ओवर तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन 24 ओवर काम करेंगे। एक दिन में कितने ओवर काम कर रहे हैं, तो एक दिन में काम कर रहा है 8 ओवर, तो इसको 8 से क्या कर लोगे डिवाइड। राइट आंसर कितना आ जाएगा 3। एक बार वापस समझ लीजिए। सबसे पहले तो दोनों का आप ओवर निकाल लीजिए। ए एक दिन में 7 ओवर कर रहा है, बी 7 ओवर कर रहा है, लेकिन ए 6 दिन के लिए कर रहा है, बी 8 दिन के लिए कर रहा है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का ओवर आ जाएगा। भी इन्होंने टोटल इतने ओवर में काम करता है। मीन्स अपन ऐसा बोल सकते हैं ए अकेला 42 ओवर में काम करता है, बी अकेला 56 ओवर में काम करता है। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि दोनों का अपन एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम रहेगा वो टोटल वर्क रहेगा, और एलसीएम के बाद में ये दोनों का मल्टीप्लाई रहेगा, मतलब एक दिन का वर्क कितना है 7 ओवर। अभी अपन डिस्कस करते हैं कि भाई टोटल वर्क कितना है 168 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया इन टोटल 24 ओवर। और ए 1 दिन में कितना ओवर काम कर रहे हैं 8 ओवर, तो कितना हो जाएगा राइट आंसर 3। इसके बाद में आपके सामने हर बार मैथमेटिक्स में मैं शॉर्ट ट्रिक लाता ही हूँ, ठीक है। तो एक और मेथड है, सीधा सा मेथड है कि टोटल वर्क कितना आ गया 160 जैसे आता है उसमें आपको क्या करना है 160 आते ही उसको आपको a + b के एक दिन का कार्य करना है। एक दिन का कार्य कितना है 4 + 3 7, और 1 डे में कितना और काम कर रहा था 8 बराबर कितना आ गया 56, और 56 को इसको डिवाइड करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस करना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लिनिक नर्स असेस एन इन्फेंट डायग्नोस विथ थ्रस विच ऑन द फोटोग्राफ इलस्ट्रेटिंग थ्रस इन्फेक्शन। यहाँ पे आपको जो मेन पकड़ना है ये है थ्रस इन्फेक्शन। तो थ्रस इन्फेक्शन किसके रिलेटेड है, ये है ओरल के रिलेटेड, ठीक है। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट से होता है। तो देखो इसमें ओरल का कौन सा बताया है, ओरल के अंदर मतलब ये भी मुंह बंद है हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। ये पर ये बाहर का सरफेस पता है तो इसको भी हटा दो। ये कहाँ पे होता है अपने टंग पे होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी। अभी अपन इसका रेस्ट डिस्कस करो तो जो कैंडिडा अल्बिकेंस है, ठीक है, ये क्या है थ्रस करता है, और ये इस अपने जो टंग है टंग पे कैसे वाइट पेसेस बनाता है। कैसे बनाता है वाइट पेसेस, और एक ड्यूरिंग विजाइनल डिलीवरी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो इन्फेंट में रहता है अदर जो सिम्टम्स है, जो पहला वाला है वो अलग है, सेकेंड वाला भी अलग है, थर्ड वाला भी अलग है। जो एक एक को आप रेस्टल के साथ डिस्कस किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको माइंड में रखना है, और इस क्वेश्चन के रिलेटेड इस क्वेश्चन के रिलेटेड दूसरे भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन को देखिए, ए नर्सिंग ऑफिसर रिसीव्स ए फिजिशियन ऑर्डर टू स्टार्ट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, TPN देना है, फॉर क्लाइंट हु हैज द पेरिफेरल इंसर्ट सेंट्रल कैथेटर PIC, इनटू विच टाइप ऑफ कैथेटर नर्सिंग ऑफिसर प्लान टू एडमिनिस्टर TPN। कौन से प्रकार के कैथेटर के लिए नर्सिंग ऑफिसर प्लान करेंगे। देखो ऑप्शन आप ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है, एक सेंट्रल लाइन दिख रही है और सेंट्रल लाइन के लिए क्यों कुछ टाइम के लिए रहती है, तो इसमें नहीं करेंगे। ऑप्शन जो बी है ये आर्म से इंसर्ट कर रहे हैं और सर्कुलेशन तक रह रही है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर बी। इसके अलावा जो सी है ये क्या है, टनल कैथेटर है, और ऑप्शन डी क्या है, बैलून कैथेटर। तो इसको आप रेस्टल के साथ डिस्कस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर बी, ठीक है। राइट आंसर बी है जो PIC, राइट आंसर बी है
जो PACC है ये क्या, इंसर्ट इनटू आर्म एंड टर्मिनेशन इन द सेंट्रल सर्कुलेशन, मीन्स आर्म से इंसर्ट करते हैं और कहाँ तक रहती है, ये सेंट्रल सर्कुलेशन तक रहती है। और जो PACC है वो कहाँ पे यूज करती है, मेडिकेशन देने में या कोई सोल्यूशन देने में है, ठीक है। तो इसको अपन मोर देन 2 वीक से ज़्यादा रख सकते हैं। ये हो गया आपका PAC का। इसके अलावा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है, सेंट्रल लाइन है, और सेंट्रल लाइन में क्या रहता है, जुगुलर वेन या सबक्लिनिकल वेन से इंसर्ट किया जाता है और सेंट्रल सर्कुलेशन तक ये टर्मिनेट हो जाती है। इसके अलावा जो ऑप्शन आपको सी है, मैंने आपको बताया था, शॉर्ट टर्म वेनस एक्सेस है, ठीक है, और में अपन बोल सकते हैं टनल कैथेटर। और इसके बाद जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है, इंट्राओटिक बैलून। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। A nursing officer admit a woman with diagnosis of the placenta previa. Which symptoms is the nurse most likely to assess in a woman with a diagnosis? Option A, painful vaginal bleeding. Option B, painless vaginal bleeding. कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंस ऑफ द फिटल मूवमेंट। देखो दोस्तों, प्लेसेंटा प्रीविया का आते ही आपको 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर PV पर वेजाइनल एग्जामिनेशन को अवॉइड करते हैं। और सेकंड थिंग्स, इसमें जो ब्लीडिंग रहती है वो पेनलेस रहती है। कैसी रहती है, पेनलेस। तो ऑप्शन बी राइट। पेनफुल ब्लीडिंग किस में हो सकती है, एब्रूसिव प्लेसेंटा में हो सकती है, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया है इसमें कैसी रहती है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग रहती है। और जो पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग किस में रहती है, कभी कभार प्लेसेंटल एब्रूसिव प्लेसेंटा में हो सकती है। और कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रीटर्म लेबर्स का सिम्टम्स है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ द फिटल मूवमेंट इज ऑलवेज कोज फॉर कंसेंट बट इज नॉट अ प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। जो फीटल जो मूवमेंट है वो अगर एब्सेंट है तो सबसे पहले उसी को आपको कंसर्न करना है, लेकिन ये प्राइमरी प्लेसेंटा प्रीविया का प्राइमरी सिम्टम्स नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज। तो इफ ए नर्स इज कंसर्न दैट ए न्यूबॉर्न मे हैव द कॉन्जेनिटल हाइड्रोसिफिलिस विच असेस फाइंडिंग इज नोट। देखो दोस्तों, जैसे ही हाइड्रोसिफिलिस आता है, किस में आ रहा है, न्यूबॉर्न में आ रहा है। तो न्यूबॉर्न में अगर हाइड्रोसिफिलिस से ज़्यादा जो एंटीरियर फॉन्टानल है वो क्या क्लोज नहीं रहता है, उसकी वजह से क्या रहता है, वो भी बढ़ जाएगा, बल्गी फॉन्टानल हो जाएगा। लेकिन ये अगर हाइड्रोसिफिलिस किसी बड़े को हो जाए, या अपन ऐसे बोल सकते हैं जिसका एंटीरियर फॉन्टानल अगर क्लोज हुए हैं तो उसमें इस बल्गिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन ए बल्गिंग एंटीरियर फॉन्टानल, ऑप्शन बी हेड सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ऑप्शन सी ए नैरो पोस्टीरियर फॉन्टानल, और ऑप्शन डी है लो सेट ईयर। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ए। A bulging anterior fontanel is initial sign of the congenital hydrocephalus. The posterior fontanel is normal, smaller than the anterior fontanel. जो पीछे वाला जो fontanel है वो आगे वाले से जनरली छोटा रहता है। और मोल्डिंग में मेक ए वेरी नेरो। मोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो डिलीवरी के दौरान कि हेड के सरफेस को कम करने के दौरान एक दूसरे की बोन ऊपर नीचे आ जाती है, तो कि एडजस्टमेंट कर लेते हैं ताकि इजीली पाथवे बना सकें। इसके अलावा जो हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस है इसका न्यूबॉर्न, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ फुल टर्म न्यूबॉर्न शुड बी वेरी क्लोज टू सेम साइज विद इन द 2 से 3 सेंटीमीटर। जो हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस है उसमें कितना डिफरेंस रहता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहता है। और जो लो सेट ईयर है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लो सेट ईयर है, ये ट्राइसोमी का सबसे इंपॉर्टेंट साइन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज मैं आपको जो मिशन की पॉइंट है वो आज लेके नहीं आया हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की टेस्ट सीरीज फाइनली आज शुरू हो गई है। कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड हो तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसमें टोटली आपको बताया जा रहा है कैसे आपको एक्सेस करनी है टेस्ट सीरीज और कैसे देना है। इसके अलावा बिल्कुल मिनिमम प्राइस में है और आज से 28 अगस्त तक टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलेगी। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट ए नर्स forget to give an injection at 2 AM due to sleep, what is the call out? ठीक है, एक नर्सिंग ऑफिसर है, नाइट ड्यूटी रहती है, नाइट ड्यूटी के दौरान रात का जो 2 बजे का जो इंजेक्शन है वो मतलब लेट गई थी, उसकी वजह से भूल गई है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस, लीडरशिप और सुपरविजन। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना दोस्तों, ये आपके लिए कॉन्फिडेंट लाता है। और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसी क्वेश्चन का मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में भी कोरोना की हो सकती है, तो उस क्लास में आप ज़रूर टाइम पे आइए, क्योंकि कोरोना वाला टॉपिक इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उस क्लास में आपको प्रेजेंट रहना है।
तो थैंक यू दोस्तों। होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप अपने चैनल पे हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको जो भी न्यूज़ है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के स्टडी मटेरियल्स का नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। टोटली उस नोट्स को हमने 4 बुकलेट 4 वॉल्यूम में डिवाइड किया हुआ है। नोट्स आपको प्रिंटेड नोट्स रहेगा, आपको होम डिलीवरी करा दी जाएगी। ऑल टॉपिक इमेज के साथ में गुड एक्सप्लेन को मिलेगा। और जो 4 बुकलेट है नर्सिंग का रहेगा, इसके लिए नॉन नर्सिंग का जो पार्ट है लाइक जीके मैथ्स रीजनिंग उसका अलग से आपको पीडीएफ एक्सेस मिलेगा। टोटल नोट्स की कॉस्टिंग पर बिल्कुल मिनिमम है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज डालिए या कॉल करके आप डिटेल हमसे ले सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।